वे रात जंगल के बाकी सभी दिनों से अलग थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, वे वाली नहीं जो मौसम बदलने पर महसूस होती है, बल्कि वे जो आपकी हड्डियों तक सरक जाती है और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देख रही हैं। मैं उस शाम अकेला ही नॉर्थ रिज ट्रेल के पास रूटीन पेट्रोलिंग पर निकला था। रेडियो पर बाकी रेंजर चेक इन कर चुके थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही मैं पुराने पाइन सेक्शन में पहुंचा, हवा का बहाव ना जाने कहाँ बंद हो गया। पूरा जंगल एकदम सन्नाटे में छा गया था, जैसे किसी ने इनविजिबल स्विच दबाकर हर एक आवाज़ को म्यूट कर दिया हो। पत्ते, टहनियाँ, कीड़े, सब कुछ शांत। मैं पिछले 5 सालों से यहाँ था और इतने डेड साइलेंट जंगल मैंने कभी नहीं सुना था। तभी मुझे पहली बार वो मीठी सी सड़ी हुई खुशबू आई। कुछ ऐसा जैसे कोई पुराना खून लगा हुआ जानवर कई दिनों से किसी कोने में पड़ा हो। यह स्मेल मैंने पहले सिर्फ एक बार ही महसूस की थी, जब एक हंटर का मारा हुआ मुझे हिरन मिला था, लेकिन यह उससे भी बहुत ज़्यादा तीखी सुगंध थी। ऐसा लग रहा था कि ये बदबू हवा में नहीं बल्कि ज़मीन में, मिट्टी में और पेड़ों में भी घुस चुकी है। मैंने टॉर्च ऊपर पेड़ों की तरफ उठाई ही थी कि एक अजीब सी आवाज़ मुझे सुनाई दी, पेड़ों के बीच से आती हुई। कुछ ऐसा जैसे कहीं दूर से कोई बहुत भारी चीज़ पेड़ों की ब्रांच पर चढ़ती और उतर रही हो। मैं शांत खड़ा रहा, सांसें रोके, और फिर मैंने उसे महसूस किया। कुछ था वहाँ, मेरी टॉर्च की रोशनी के बाहर, लेकिन मेरी निगाहों के अंदर। मुझे पता था कि कोई भालू इतना हल्का नहीं चलता और कोई दूसरा जानवर इतने ऊंचे पेड़ों पर भी नहीं जाते हैं। उस वक्त तक मैं सिर्फ शक में ही था, लेकिन फिर तीसरी बार वही बदबू, इस बार बिल्कुल मेरे पीछे से। मैं मुड़ा, लेकिन वहाँ इतना अंधेरा था कि वो टॉर्च की रोशनी को भी निकल जा रहा था। तभी रेडियो पर एक स्टैटिक की आवाज़ आई। वो आवाज़ मेरे साथी रेंजर की थी, एक टूटी हुई आवाज़। क्या तुम नॉर्थ रिज पे हो? वहाँ पे मत रुको, वहाँ से जल्दी निकल जाओ। मैं अभी जवाब दे पाता कि ठीक उससे पहले दाईं तरफ किसी बड़े पेड़ ने चरमराने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने उसका तना पकड़कर जोर से दबा दिया हो। टॉर्च की रोशनी मैंने जब उधर घुमाई ही थी कि मैंने पहली झलक में 2 लाल चमकती हुई आंखें देखी, इतनी ऊपर कि अगर कोई आदमी वहाँ खड़ा होता तो उसकी गर्दन 2 बार टूट जाती। आंखें बिल्कुल पीली सफ़ेद थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी इंसानी भूख थी। उसे देखने के बाद मैं फ्रीज होकर एकदम खड़ा रहा। जैसे ही टॉर्च की किरण पूरी तरह उसके चेहरे तक पहुंची, मैं समझ गया कि यह किसी इंसान या किसी जानवर का चेहरा नहीं है। वह एक खोपड़ी थी, हिरन की खोपड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी वह चीज़ जिंदा लग रही थी। उसके लंबे टेढ़े मेढ़े सींग पेड़ों की डालियों के बीच फंसे हुए थे और उसका शरीर इतना दुबला, इतना सूखा था जैसे कोई इंसान महीनों से भूखा हो, और उसकी त्वचा सिर्फ हड्डियों से चिपकी हुई लग रही थी। उसके हाथ बेहद लंबे, नुकीले, उंगलियां जैसे पंजों के साथ जमीन तक को छू रही हो, और उसकी सांसें, मैं उसे महसूस कर सकता था जैसे बहुत पुराने मांस की गंध सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही हो। मैंने एक कदम पीछे लिया और तभी वह चीज़ तुरंत हिली, इतनी तेज कि मेरी आंखें उसे देख तक नहीं पाई। 1 सेकंड में ही वो मेरे दाएं तरफ के पेड़ के पीछे थी और दूसरे ही सेकंड वो बाएं तरफ चली गई। और फिर उसके बाद ऊपर आवाज़ अलग अलग दिशा से आ रही थी, लेकिन वह क्रिएचर सिर्फ शैडो बनकर मुझे दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे मेरे डर की सटीक जानकारी हो चुकी है, जैसे वो मेरे हर एक हार्टबीट को सुन सकता हो। कि तभी फिर अचानक रेडियो पर जोर से आवाज़ आई। मेरे 2 साथी रेंजर तेज़ी से नॉर्थ रिज की तरफ दौड़े आ रहे थे और चिल्ला रहे थे, डोंट मूव, वी सी इट, जस्ट स्टे स्टिल। इसका मतलब वो बोल रहे थे कि वहाँ से हिलना मत,
हम तुम्हें देख पा रहे हैं और हम जल्दी वहां आने वाले हैं, तुम वहीं रुकना। उनके आने की आवाज़ ने उस क्रिएचर को थोड़ा पीछे हटाया, लेकिन वे अभी भी वहीं था, पेड़ों के बीच, अपनी लंबी उभरी हुई पसलियों के साथ, जैसे किसी घड़ी की टिक टिक पर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। आखिरकार टॉर्च की रोशनी जंगल में फैलती हुई दिखी। मेरे साथी रेंजर ने दौड़कर मुझे खींचा और अपनी लाइट चारों तरफ फैलाने लगे, और उसी पल वो चीज़ मुझे साफ साफ दिखाई दी थी। वो चीज़ तकरीबन 12 से 15 फीट ऊंची थी, सींगों के साथ, दरिंदगी से भरा, लेकिन अजीब तरह से शांत खड़ा हुआ। कुछ सेकंड के लिए हम सभी फ्रीज हो गए थे। वे अपनी पीली सी आंखों से बस हमें देख रहा था, जैसे वह यह तय कर रहा हो कि किसकी हड्डियां पहले तोड़नी चाहिए। फिर बिना किसी आवाज़ के वे ऊपर की तरफ छलांग मार गया, इतना ऊंचा कि हमें उसकी लैंडिंग की आवाज़ तक नहीं सुनाई दी। हम तीनों ने उस रात वापस स्टेशन तक एक शब्द भी नहीं बोला। और आज भी जब हम नॉर्थ रीच ट्रेन से गुजरते हैं, हवा कभी कभी बिन वजह ठंडी हो जाती है और पाइन के पेड़ों से वही बदबू आने लगती है, जैसे वे चीज़ अभी भी हमें देख रही हो और हमारा इंतज़ार कर रही हो, और यह तय कर रही हो कि अगली बार कौन पीछे मुड़कर देखने की गलती करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली घटना। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज की अपनी दूसरी घटना की तरफ। मैं पिछले 12 सालों से ब्लैक पाइन नेशनल फॉरेस्ट में पार्क रेंजर के रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज भी एक रात ऐसी है जिसे याद करते ही मेरे हाथ कांपने लगते हैं। वे रात जिसने मुझे समझा दिया कि जंगल सिर्फ पेड़ों का एक झुंड नहीं होता है, कभी कभी वे अपने अंदर ऐसे रहस्य, ऐसी भूखी चीज़ें छुपाए बैठा होता है जिनके सामने इंसान सिर्फ एक टिमटिमाती हुई माचिस की तीली होता है। यह घटना 3 साल पुरानी है। नवंबर का महीना था और जंगल बर्फ से भरा पड़ा था। मैं अकेले ही साइलेंट पीक नाम की जगह पर रूटीन पेट्रोलिंग करने गया था। वैसी जगह जहाँ हवा भी अपनी आवाज़ रोककर चलती है, जहाँ बर्फ पर बनी अपनी ही फुट स्टेप कभी कभी दूसरे के कदमों की तरह लगने लगती है। उस दिन जैसे ही मैंने जीप पार्क की, जंगल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। हवा चल रही थी पर आवाज़ नहीं कर रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी पर उनमें से कोई फुसफुसाहट की आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। मैं ट्रेल पर आगे बढ़ा तो कुछ ही दूर जमे हुए मुझे खून के छींटे दिखाई दिए। वे ताजे नहीं थे पर पुराने भी नहीं थे। खून के पास हिरन के खुर के निशान थे, लेकिन उन्हें देखकर मेरे अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि निशान अचानक बर्फ में कहीं गायब हो गए थे, जैसे कोई भारी चीज़ उसे उठाकर ले गई हो। लेकिन वहाँ दूसरा डरा देने वाला निशान भी था। वे निशान बहुत लंबे, बेहद लंबी उंगलियाँ और गहरे पंजे, इंसान से भी कई गुना बड़े, लेकिन इंसानी आकार जैसे नहीं। मैं कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा। बर्फ में मेरी सांसें धुएं की तरह उड़ रही थी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। जैसे ही मैंने ट्रेल के दूसरी तरफ कदम रखा, मुझे दूर पहाड़ी की रिज पर एक काली आकृति दिखाई पड़ी। लंबी, असामान्य रूप से पतली, उसकी टांगें किसी जानवर जैसी, लेकिन शरीर किसी ढांचे जैसा था, और उसका सिर एक विशाल हिरन की खोपड़ी जैसा, लंबा, टेढ़े सींग दोनों तरफ फैले हुए, और खाली काले गड्ढे जैसी उसकी दोनों आंखें मुझे घूर रही थी। उसे देखने के बाद मैं ठिठक गया। मैंने ऐसी चीज़ ना तो ट्रेनिंग में और ना ही किसी केस में कभी नहीं देखी थी। वे हिल भी नहीं रहा था, बस वहीं खड़ा था। लेकिन जो आवाज़ आई वो किसी इंसान की दर्द भरी चीख जैसी थी, जिसके ऊपर कोई जानवर गुर्रा रहा हो। उसकी एक ही आवाज़ में 2 आवाज़ लग रही थी, जैसे 2 गले से एक साथ वो आवाज़ निकाली जा रही हो। पूरा जंगल उस आवाज़ से कांप गया।
पेड़ हिलने लगे। यह सारी चीज़ें देखने के बाद मैं वहीं जमा रहा। मैंने रेडियो उठाकर बैकअप मांगने की कोशिश की, पर रेडियो में सिर्फ खटखटाहट की आवाज़ आई और फिर उसी खटखटाहट में धीरे धीरे एक आवाज़ आई। वह आवाज़ मेरी खुद की ही थी। हेलो। हाँ, रेडियो में मेरी खुद की आवाज़ आ रही थी। इसे सुनने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। मैंने एक पल के लिए भी पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर मेरे पीठ के पीछे से बर्फ पर एक भारी कदमों की आवाज़ पड़ी, जैसे कोई बेहद लंबा आदमी बेहद धीमे धीमे कदमों से मेरे करीब आ रहा हो। आवाज़ गहरी और भारी थी और सीधा मेरे पीठ पर लग रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि उसके पैरों से बर्फ फट रही है। मैंने धीरे धीरे सांस ली और उसी पल मुझे उसके सांसों का झोंका मेरे कानों पर महसूस हुआ। उस चीज़ को महसूस होने के बाद मैं पूरी तरह कांप गया। मैंने हिम्मत जुटाकर एक ही बार में पलटकर पीछे देखा और वे चीज़ मेरे ठीक सामने खड़ी थी, लगभग 10 फीट ऊंची। उसकी पसलियाँ उसके सीने के बाहर से चिपकी हुई थी। उसकी त्वचा सूखी और फटी हुई थी, जैसे सर्दियों से सड़ गई हो। उसके मुंह के अंदर लंबी बर्फ जैसी सफ़ेद जीभ हिल रही थी। उसके कंधे से लटकी सूखी चमड़ी हवा में कांप रही थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखों में इंसानी दिमाग की भूख थी। ऐसी भूख जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा को खा जाना चाहती हो। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन की बर्फ इतनी अंदर तक धंस गई कि लग रहा था धरती उसके वजन को नहीं सह पा रही हो। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे वो मुझे सूंघने की कोशिश कर रहा हो, और अपनी बद्दी हड्डियों वाली उंगली मेरी ओर बढ़ाई। मैं जानता था कि अगर मैं वहाँ खड़ा रहा तो मेरा नाम अगले हफ्ते मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट में आ जाएगा। मैं वहाँ से पलटा और अपनी पूरी जी जान लगा कर दौड़ पड़ा। पीछे से वो क्रिएचर ऐसी चीख मार रहा था जो पहाड़ों से टकराकर 10 गुना ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। बर्फ मेरे पैरों के नीचे फटती जा रही थी, पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे। मैं कई बार गिरा, कई बार बर्फ में फिसला, लेकिन एक सेकंड के लिए भी मैं रुका नहीं। जब मैं जीप तक पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि उस क्रिएचर की आवाज़ आना बंद हो गई हो, जैसे वो कहीं गायब हो गया हो। मैं हक्का बक्का वहीं खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही मैं जीप का दरवाज़ा खोला, उस दरवाजे के शीशे पर लंबी उंगलियों के 5 गहरे खरोंचे जाने के निशान बने हुए थे, इतने गहरे कि लोहे तक उखड़ गए थे। मैं उस रात किसी तरह बच तो गया, लेकिन अब उस जगह पर कोई भी पेट्रोलिंग नहीं करता, और हर साल नवंबर की उस तारीख पर उसी समय वहाँ भी आवाज़ सुनाई देती है। और मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा जिससे सामना हुआ था, क्या वो एक वेंडिगो था या फिर कुछ और अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो मेरे साथ क्या होता। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी दूसरी घटना। आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हमारी तीसरी घटना की तरफ। मैं अपने 17 सालों के रेंजर के जीवन में कभी उस रात जैसी खामोशी, उस रात जैसा डर और उस रात जैसा पीछा करना महसूस नहीं किया। जब मैं होलो रिज के जंगल में गया, मैं बस रूटीन नाइट चेक कर रहा था। वह हिस्सा जहाँ पेड़ इतने घने हैं कि चांद की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुँचती। हवा चल रही थी, लेकिन सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा था, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। उस इलाके में पिछले कुछ दिनों से हाइकरों की खोने की रिपोर्ट आ रही थी। कोई आवाज़ नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस कैंप जला हुआ मिलता और सामान बिखरा हुआ। मेरी जीप जैसे ही रिज के ऊपर पहुंची, मुझे एक बहुत हल्की, लगभग दबी हुई चीख सुनाई दी, इतनी दूर से कि ऐसा लग रहा था हवा उसे खुद निकलना चाह रही हो। मैंने फ्लैशलाइट उठाई और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही पेड़ों के बीच कदम रखा, मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। जंगल की मिट्टी में हल्के हल्के गोल पैटर्न बने हुए थे, जैसे किसी ने पंजों से नहीं
बल्कि हड्डियों से खुरुच कर बना रखे हों। उनमें ताज़ा बर्फ जमी हुई थी। इसका मतलब हुए निशान कुछ ही मिनट पहले बने हुए थे कि तभी अचानक दूर, बेहद दूर, मुझे एक लंबी और दुबली आकृति दिखाई दी। किसी ब्रोकन ट्री के पास खड़ी हुई, इतनी पतली कि लग रहा था वे अपने आप में ही एक हड्डियों का ढांचा है। मैंने सोचा शायद कोई घायल आदमी होगा, लेकिन जब मैंने फ्लैशलाइट उसकी तरफ घुमाई, उसने अपने सिर को हल्का सा टेढ़ा किया और उसी दिशा में खड़ी रही, जैसे उसे रोशनी से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। उसकी आंखें काली नहीं थी, खाली गुफाओं जैसी थी, जिसकी गहराई में कुछ हिल रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें से भाप निकल रही थी, लेकिन वो इंसान जैसे सांस नहीं ले रहा था। वे ठंडी और बिल्कुल धीमे, ऐसा लग रहा था उसकी सांसों में एक अजीब सी भूख छुपी है। और फिर वह धीरे धीरे पीछे की तरफ चलने लगा, लेकिन उसके पैरों की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही कुछ कदम चलकर मैं उसके पास पहुंचा, वह चीज़ अचानक कहीं गायब हो गई, बिल्कुल हवा की तरह, पूरी तरह। बस उसके छोड़े हुए कुछ लंबे बाल और कुछ खरोचे जाने के ड्रैग मार्क थे, जो कि मिट्टी पर बने हुए थे, जैसे वो चलते चलते अपनी हड्डियों को ज़मीन पर घसीट रहा हो। मैंने रेडियो उठाकर बैकअप बुलाना चाहा, लेकिन रेडियो से एक अजीब सी आवाज़ आई, किसी के भारी सांस लेने की आवाज़, धीमी और बिल्कुल ठंडी, और बिल्कुल मेरे कानों के पास से। उस चीज़ को महसूस करने के बाद मैं बिल्कुल ठिठक गया। तभी मेरे पीछे बर्फ पर एक हल्की सी आवाज़ आई। मैंने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। बर्फ पर सिर्फ ताजे पैरों के निशान थे। ना ही तो वो पैरों के निशान इंसान के थे और न ही किसी जानवर के, बल्कि वे निशान किसी दुबले लंबे क्रिएचर के थे। ऐसा लग रहा था वहाँ जो कोई भी था, उसका वजन ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो पैरों के निशान बहुत हल्के थे। निशान मेरे ठीक पीछे से शुरू हो रहे थे, जैसे वे सचमुच मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था, और मेरे पलटने से 1 सेकंड पहले ही वे कहीं भाग गया हो। ये सब देखने के बाद मेरी गर्दन के पीछे के सारे बाल खड़े हो गए। वो सेंसेशन जो सिर्फ तब होती है जब कोई तुम्हें बहुत पास से देख रहा हो। मैंने फ्लैशलाइट को धीरे धीरे ऊपर घुमाया और मेरी रीढ़ की हड्डी में अचानक सिरहन दौड़ गई। वो क्रिएचर मेरे ठीक ऊपर एक पेड़ पर खड़ा था, मेरे सिर के ठीक ऊपर, उल्टा लटका हुआ। उसकी लंबी पसलियां हवा में झूल रही थी, उसकी जीभ जमीन तक लटक रही थी और उस पर काले खून के धब्बे थे। उसने अचानक एक आवाज़ निकाली, आवाज़ जो आधी इंसान की चीख थी और आधी किसी जानवर की दहाड़, इतनी तेज कि आसपास के पेड़ तक कांप गए हों। मैं पीछे गिर पड़ा। वो एक परछाई की तरह पेड़ों के बीच कहीं गायब हो गया, इतनी तेजी से कि मेरी फ्लैशलाइट भी उसकी रफ्तार को पकड़ नहीं पाई। मैं वहाँ से उठा और वहाँ से भागने लगा। हाँ, मैं एक रेंजर होते हुए, एक ट्रेंड रेंजर होते हुए मैं वहाँ से भागने लगा। पूरा जंगल जैसे मेरे पीछे पड़ गया हो। हर शैडो हिल रही थी, हर पेड़ के पीछे ऐसा लग रहा था कोई अपना सर झुकाकर खड़ा हो, और वो क्रिएचर बिल्कुल मेरे पीछे था। मुझे उसकी सांसों की आवाज़ अपने पीठ पे महसूस हो रही थी। ठंडी और एक अजीब सड़ा देने वाली बदबू पूरे जंगल में फैल गई थी। मेरी फ्लैशलाइट बार बार जल और बंद हो रही थी, और जब हर बार रोशनी आती, मुझे दूर कहीं वही एक लंबी काली आकृति दिखाई पड़ती। लेकिन जब रोशनी बंद होती तो उसकी सांसों की आवाज़ ठीक मेरे पीछे से आती। मैं किसी तरह हिल टॉप कैबिन तक पहुंचा और मैंने अंदर घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कैबिन की खिड़कियां काले शीशे की तरह लग रही थी, और मुझे पता था वे चीज़ अभी भी बाहर खड़ी है।
मैं धीमे धीमे खिड़की के पास गया और मैंने बाहर देखने की कोशिश की। तभी मैंने पाया वे चीज़ ठीक खिड़की के सामने खड़ी थी, ठीक 2 कदम दूर। उसकी हड्डियाँ चमड़ी को फाड़कर बाहर निकली हुई थी। उसका सिर झुका हुआ था और उसको आंखों की खाली जगह से भाप निकल रही थी। उसने अपनी उंगलियां कांच पर रख दी, लंबी और बेहद भद्दी, और इतनी तेज कांच की सतह को खरोंचने लगा कि उसकी आवाज़ कान में लग रही थी। उसने अपनी गर्दन को झटका और एक ऐसी चीख मारी कि उसको सुनने के बाद मैं ज़मीन पर गिर गया। उसने धीरे धीरे खरोंचना और तेज़ी से शुरू कर दिया। हर बार उसकी खरोंच और तेज और गहरी हो रही थी। मैं डर के मारे पैर भी नहीं हिला पा रहा था। कुछ सेकंड बाद वे आवाज़ अचानक बंद हुई। मैंने सांस रोककर सुनने की कोशिश की। पूरा जंगल शांत हो चुका था, डेड साइलेंट। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर उसके पंजों के निशान अभी भी बने हुए थे, बिल्कुल गहरे। और बर्फ पर केबिन के चारों तरफ ऐसा लग रहा था उसके पैरों के निशान फैले थे, जैसे वो मुझे अंदर फंसाकर धीमे धीमे बाहर घूम रहा हो। वो इंतजार कर रहा था कि काश मैं कोई गलती करूं और बाहर निकलूं। उस रात तो मैं बच गया, कैसे ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जानता हूँ कि वह चीज़ आज भी उसी जंगल में है और वो किसी ना किसी का इंतज़ार कर रही है। क्या आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी तीसरी घटना। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हमारी आखिरी घटना की तरफ। मैं कभी नहीं भूलूंगा वे रात जब बर्फीली हवाएं ऐसे चिल्ला रही थी जैसे पूरा जंगल किसी अदृश्य चीज से डरकर कांप रहा हो। दिसंबर की आखिरी हफ्ते की रात थी और मैं एवन 42 साल का एक पार्क रेंजर पिछले 4 घंटों से एक मिसिंग हंटर को ढूंढ रहे थे। सूरज ढल चुका था, तापमान गिरकर -20 तक पहुंच गया था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, ऐसी गंध जो जानवरों की नहीं लगती थी। किसी तरह मैं जंगल के बीचों बीच एक पुरानी छोड़ी हुई कैबिन तक पहुंचा। बर्फ छत पर जमी हुई थी, दरवाजे आधे खुले हुए थे, जैसे किसी ने अंदर घुसने के लिए उसे तोड़ दिया हो। मुझे लगा शायद लापता आदमी यहीं छुपा होगा, इसलिए मैंने टॉर्च उठाई, गन पकड़ी और धीरे से अंदर कदम रखा। कैबिन अंदर से बिल्कुल शांत थी, बहुत शांत, इतनी कि मेरी सांसों की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। एक कोने में मुझे टेबल पर कुछ खून के छींटे दिखाई दिए और साथ ही में कुछ अजीब लंबे लंबे निशान, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से लकड़ियों को चीर दिया हो। ये इंसानी हाथों जैसे बिल्कुल नहीं थे, ये बहुत लंबे और बहुत पतले और बहुत ताकतवर निशान थे। मेरे अंदर अचानक ठंड की एक लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि मुझे ऊपर अटरी से धीमी, बहुत धीमी ठुक ठुक की आवाज़ सुनाई दी। पहले लगा कि हवा की वजह से शायद कोई डाली हिल रही है, लेकिन फिर वे आवाज़ दोबारा दोहराई और फिर जैसे कोई भारी चीज़ लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे रेंग रही हो, ऐसी आवाज़ आने लगी। मेरे शरीर में एकदम सिरहन सी दौड़ गई थी। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने रेडियो उठाया, लेकिन वो पूरी तरह डेड था, कोई सिग्नल नहीं था। मैं जानता था कि यहाँ रहना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन उसी वक्त ऊपर से एक आवाज़ आई, जिसको सुनने के बाद मेरी रूह कांप गई। एक लंबी, खुरदरी, ऑलमोस्ट इंसानी चीख, लेकिन इतनी विकृत, इतनी टूटी हुई कि उस आवाज़ ने मेरे कानों में जैसे नाखून घुसा दिया हो। मैंने टॉर्च ऊपर की तरफ मारी, सीढ़ियों का हिस्सा काला था और तभी मुझे एक चीज़ दिखी। 2 चमकदार आंखें, बिल्कुल स्थिर, एकदम बिना पलके झपकाए मुझे घूरती हुई। उसे देखने के बाद मैं जम गया, पैर जैसे ज़मीन में मेरे धंस गए हों।
वे आंखें धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई बहुत लंबी गर्दन को अंधेरे से आगे बढ़ा रहा हो। कौन है वहाँ? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। जवाब में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, जैसे किसी की हड्डियाँ अपने आप मुड़ रही हो। मैंने पीछे हटना शुरू किया और तभी अचानक ऊपर से कुछ बहुत भारी चीज़ नीचे कूदी। छत का आधा हिस्सा धड़ाम से टूट गया और पूरा कमरा बर्फ और लकड़ियों से भर गया। मैं नीचे गिर पड़ा था, लेकिन मैंने साफ साफ देखा एक लंबी कंकाल जैसी आकृति, जिसके हाथ पैर बेहद पतले, शरीर सूखा हुआ और सिर किसी हिरन की खोपड़ी जैसा है, जिस पर बर्फ जमी हुई थी। वह मुझसे 4 फीट दूर खड़ा था और उसकी सांसें इतनी ठंडी थी कि कमरे में धुंध भर गई थी। उसने अपने गर्दन ऐसी मोड़ी जैसे किसी लोहे की छड़ को जबरदस्ती मोड़ा जा रहा हो। वे आवाज़ बहुत अजीब थी और तभी उस रूम में एक सड़ा देने वाली मांस की बदबू फैल गई। मैंने ये सब देखने के बाद मैंने तुरंत गन उठाई और बिना सोचे समझे उसके ऊपर फायर कर दिया। गोली सीधा उसके सीने में लगी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, बस थोड़ा झुक गया और फिर ऐसी आवाज़ निकाली जिसे सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ा। फर्श पर उसकी उंगलियों के लंबे नाखून लकड़ियों को चीरते हुए खाई जैसी लकीर छोड़ते गए। मैं पीछे की तरफ भागा, लेकिन तभी उसने इतनी तेजी से अपना हाथ घुमाया कि उसके पंजे मेरे जैकेट को चीरते हुए मेरे पीठ तक को फाड़ दिए। गर्म खून अचानक से ना मेरी बॉडी से बहने लगा, लेकिन दर्द महसूस होने से पहले ही मैं बाहर बर्फ पर आधे मुंह गिर पड़ा। मैं डर के मारे भागता रहा, बिना सोचे कि मैं किस दिशा में भाग रहा हूँ। पीछे जंगल में उस क्रिएचर की आवाज़ गूंज रही थी, लंबी हाउलिंग जैसी। ऐसी चीख किसी जीवित चीज की हो ही नहीं सकती। वो पेड़ों के बीच में ऐसे दौड़ रहा था जैसे हवा ने उसे उठा लिया हो। कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ उसकी चीख और पेड़ों की टहनियों के टूटने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने एक बड़ा पत्थर देखा और उसके पीछे जाकर छुप गया और अपनी सांसें रोकने की कोशिश की। पूरी दुनिया शांत हो चुकी थी और फिर मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, वही हड्डियों के मुड़ने जैसी आवाज़। वो चीज़ बिल्कुल मेरे पास आ चुकी थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। मेरी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी और मैं जानता था कि वो मेरी सांसों को सुन सकता है। उसकी परछाई बर्फ पर धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। उसकी कदमों की आवाज़ तो नहीं, पर उसकी सांसों की वो आवाज़ लगभग मेरे कान में महसूस हो रही थी। और फिर वे चीज़ एक जगह रुक गई। मेरी आंखें धीरे धीरे खुली और मैंने देखा वह ठीक मेरे सामने खड़ा था, बस एक हाथ की दूरी पर। उसकी खोपड़ी पर बर्फ गिर रही थी। आंखों के गड्ढों में गहरा काला खालीपन था और ऐसा लग रहा था जैसे मौत मुझे खुद घूर रही हो। वह झुककर मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आया। उसके सांसों ने लगभग मेरी त्वचा को जला ही दी थी। उसने मुझे सूंघा, एक लंबी सांस ली और जैसे ही उसने अपनी उंगली उठाई, जंगल के किसी कोने से एक गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। वे हॉर्न की आवाज़ ऐसे काम की जैसे किसी ने उस क्रिएचर को जंजीरों में पकड़कर खींच लिया हो। वो बिजली की तरह पेड़ के ऊपर कूद गया, फिर कहीं जंगल के अंदर गायब हो गया। मैं बिल्कुल डर चुका था, लेकिन मैं बच गया था। और जब मैंने कुछ दूर देखा तो पाया कि वो मेरे रेंजर साथी थे। मैंने उनसे यह सारी बातें बताई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उस रात के बाद मैं कभी भी जंगल को पहले जैसा नहीं देख पाया और आज भी कभी कभी आधी रात को वे आवाज़ मुझे सुनाई देती है, वही हड्डियों की टूटने जैसी आवाज़। मैं यह सोचकर डर जाता हूँ कि अगर उस समय मेरे साथी रेंजर ना आए हुए होते तो मेरे साथ क्या होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सारी डरावनी कहानियाँ? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो मिलता हूँ फिर से कुछ अच्छी डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।